नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। दीदी के गढ़ से दिल्ली को चुनौती, लेकिन सवाल है कि अखिलेश का बंगाली दांव कितना दमदार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा अपने अंतिम दौर में है, लेकिन अखिलेश यादव 2024 में भाजपा को हराने का प्लान बना रहे हैं। और ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोलकाता में मंथन से अखिलेश 2024 का महाभारत जीत पाएंगे। ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। देश की जो हालात हैं उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी। दिल्ली विजय के लिए पश्चिम बंगाल में तैयारी, महामंथन के लिए कोलकाता में जुटे समाजवादी। ममता जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। 2024 से पहले समाजवादी मेला, बंगाली जादू से होगा बड़ा खेला। क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सपा के प्लान पर भाजपा का सवाल, कोलकाता में अखिलेश का आखिरी प्रयास। समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। बंगाली जादू से बदलेगा माहौल, 2024 का महाबली कौन? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जब कोई स्थान नहीं होता तो लोग कोई विदेश भ्रमण करता है, 1 जनवरी को कोई कुछ और करता है, तो ये उनका अपना कार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और अच्छा काम करके जो इनकी बढ़त बनी हुई है, जनता में विश्वास बढ़ा हुआ है। दीदी के गढ़ से दिल्ली को चुनौती, अखिलेश का बंगाली दांव कितना दमदार। सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ हैं। सरकारी कर्मचारी अगर सरकार के खिलाफ है तो जो उनकी मांगे हैं आखिर सरकार क्यों नहीं मांग रही? देखिए, रास्ता लगाने की बात कौन कर रहा है? ए.के. शर्मा कौन है? कोई नेता तो है नहीं, कोई जन नेता तो है नहीं, तो अधिकारी रहे हैं, सरकारी बाबू रहे हैं। तो ये भाषा सरकारी बाबुओं की है। किसी नेता के कृपापात्र पर ऊर्जा मंत्री हो गए। उत्तर मांगे प्रदेश। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए और समझ लीजिए। अखिलेश के कोलकाता मंथन पर अपडेट है। सपा के कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है कोलकाता में। मौला अली में कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत हुई है और अखिलेश यादव के साथ साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, और शिवपाल यादव और किरणमय नंदा मौजूद थे। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर भी जाएंगे। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है सीएम ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात का। तो ये ताजा अपडेट है उनके कोलकाता दौरे का। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का प्लान क्या है, उनकी योजना क्या है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का प्रयास है अखिलेश यादव का। दिल्ली में थर्ड फ्रंट की सरकार बनाना उनका मकसद है और उसी के तहत ये प्रयास। भाजपा के खिलाफ मजबूत दलों को साथ लाना भी उनका मकसद है और भाजपा को हरा चुके दलों को एकजुट करना भी उनका लक्ष्य है। विपक्षी दलों के साथ मिलकर भाजपा को हटाने की रणनीति वो बना रहे हैं। राज्य स्तर पर मोर्चा और गठबंधन को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। उत्तर और पूर्वी भारत को लेकर नया एजेंडा पेश करना भी उनका एक मकसद है। ममता बनर्जी के साथ मिलकर नए एजेंडे पर काम भी वो कर रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष के खिलाफ नए फॉर्मूले पर मंथन के बाद फाइनल वो करेंगे चीजों को, अपनी प्लान को अपनी। सपा का 24 के लिए विजय फॉर्मूला क्या है, आइए ये समझते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो कौन सा दांव लगाएगी? नंबर 1, वोट बैंक मजबूत करने का जातीय जनगणना का दांव है। तीसरे मोर्चे का नया फॉर्मूला भी पेश हो सकता है वहां पर। राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार बढ़ाने का भी रोड मैप वहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भाजपा का विरोध करने वाली अगुवा पार्टी बनना भी अखिलेश यादव का लक्ष्य है और यादव मुस्लिम वोट बैंक के विस्तार का भी उनका एजेंडा है। अति पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का कार्ड वो खेल सकते हैं और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ वो मुलायम दांव आजमा सकते हैं।
मंडल कमंडल की वैचारिक जंग को निर्णायक रूप देना भी उनका मकसद हो सकता है और विकास के एजेंडे पर भाजपा को घेरने की उनकी रणनीति है। रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की उनकी रणनीति है। आइए इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। नाहिद लारी खान हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। नाहिद, चूंकि अखिलेश यादव की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, उनके नेशनल जो एम्स हैं, जो राष्ट्रीय मकसद हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं और उसके बारे में तथ्य अभी हमने दिखाए और बताए। ये कितना मुमकिन है, क्योंकि बार बार बीजेपी का ये आरोप है कि इसको आप बाहर लेकर प्रदेश से इसलिए गए क्योंकि आपका जो जनाधार था प्रदेश में वो कमजोर हो रहा था। देखिए, अगर प्रदेश के बाहर की बात करें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे स्टेट में गई अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने, तो बीजेपी भी तो पंजाब क्यों गई? पंजाब में क्यों चुनाव लड़ते हैं भाई? पंजाब में अभी चुनाव हुआ, 1% वोट मिला। 25% हिंदू आबादी में से 6% अपर कास्ट वोट है वहां पे, जिनको ये कहते हैं हमारे जेबी वोटर्स। मिला 1% वोट और 1 सीट मिली। तो ये क्यों पंजाब गए? पंजाबी क्यों? केरल क्यों जाती है बीजेपी? तमिलनाडु क्यों जाती है बीजेपी? 0 वोट है वहां पे, कुछ नहीं मिलता, शून्य है बीजेपी, कोई जनाधार नहीं है बीजेपी का वहां। और तो और बीजेपी चली गई वोटों के लिए बांग्लादेश चले गए वोटों के लिए, अमेरिका चले गए ट्रम्प का चुनाव लड़ाने। जनता ने नकारा, जनता ने सब जगह नकारा। बीजेपी को तो समाजवादी पार्टी का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जनाधार की बात करें तो दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में केवल कागजों पर, मीडिया में और 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में और ट्विटर पे चल रही है। धरती पर तो कहीं नहीं है, केवल मीडिया पर इनकी पार्टी चल रही। धरती पर होती तो अभी विधानसभा चुनाव में 2022 के, ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार, हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी। अभी 3 महीने उसके बाद अभी 3 घटी है, लेकिन आपने पावर से बाहर नहीं किया इनको। नहीं, आपने इनको पावर से बाहर नहीं किया है, वो पावर में है, दोबारा चुनकर आए हैं। दोबारा चुनकर आए ना, उसके बाद अभी 3 महीने पहले उपचुनाव हुआ राजेंद्र जी। तो 3 महीने पहले जो उपचुनाव हुआ, तो उसके पहले आजमगढ़ में भी एक उपचुनाव हुआ, उसके पहले रामपुर का भी एक उपचुनाव हुआ। अगर राजेंद्र जी, अगर आप इस तरह टोकेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं तथ्य पर टोक रहा हूँ आपको। तथ्य जो है उसको दुरुस्त करके फिर अपने विचार रखें आप। बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि उपचुनाव की आप बात करेंगे तो फिर वो आजमगढ़ की बात करेंगे, फिर वो रामपुर की बात करेंगे और फिर रामपुर विधानसभा की बात होगी। ठीक है, उनको तो समाजवादी पार्टी का पहले 110 डिग्री का बुखार चढ़ा था, आज ये बुखार बढ़कर 112 डिग्री का पहुंच गया। 7 मैनपुरी सहित 2 अन्य 7 ये बुखार का मेजरमेंट कैसे कर रही हैं आप? 110 डिग्री से 112 मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप बोलने नहीं देना चाहते तो मैं चुप रह जाऊंगी। राजेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे से डिबेट कराते हैं, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं आप बताइए। नहीं नाहिद, आपको, अरे मैंने आपको शुरुआत ही दी, आपको शुरुआत में ही बोलने का अवसर दिया है। टोक रहे इतना, 1 सेकंड मुझे बोलने तो दें। जो वास्तविकता वो सामने आना चाहिए ना। ठीक, 7 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 6 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकारा। खतौली, मुजफ्फरनगर, जहां ये जो है अपना गढ़ बताते थे और जाकर अनर्गल बातें करते रहे, वहां की जनता ने नकारा। मैनपुरी की पांचों सीट हारे, सिटिंग मंत्री इनके हारे, सिटिंग मंत्री इनके हारे, पूर्व मंत्री हारे। और किसके नाम पर ये लोग वोट मांग रहे थे? सब जगह मेरा ख्याल से अब आपकी बात आ गई। वोट को कैचर कहते हैं, उनके नाम पर वोट मांग रहे थे। जनता ने नकार दिया उनके नाम को। जनता ने नकार दिया। जनता तो इंतजार कर रही है कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराएगी। जनता जो है बेताबी से इंतजार कर रही है। ठीक है, आगे बात आपने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात की है। आपने कहा है कि उनका जनाधार घटा है 2017 से 2022 के चुनाव में, और आपने एक तर्क ये भी दिया है कि बीजेपी भी तो दूसरे राज्यों में अपने सम्मेलन करती है, कार्यकारिणियों की बैठक करती है और दल की बैठक बुलाती है। वाजपेयी साहब, क्या कहना है आपका? जब आप ठीक है, ठीक है, ये तो व्याकुल है, जहां 0 है, शून्य है, केरल है, तमिलनाडु, क्या करते हैं? चुनाव लड़ने जाते हैं। अच्छा, अब उत्तर चुनाव लड़ने, उत्तर वोट मिला, 1 सीट मिली है। उत्तर, कोई जनाधार है इनका कहीं? उत्तर सुनते हैं वाजपेयी साहब से, उत्तर सुन लेते हैं। और हम सब लोग को थोड़ा धैर्य रखना होगा। वाजपेयी साहब, सारे चार्जेस आपने सुन लिए। जब आप ये बात करते हैं कि वो कोलकाता में अधिवेशन क्यों कर रहे हैं,
तो उत्तर बिल्कुल सही बात है। आप पंजाब में करते हैं, आप केरल में करते हैं, आप तमिलनाडु में करते हैं, आप गोवा में करते हैं। खैर गोवा में तो आपकी सरकार है, लेकिन इन सब जगहों पर जहां पर आप पावर में नहीं है, वोट के लिए। अच्छा ठीक है, उत्तर अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। वाजपेयी साहब, जनता नकारती है हर जगह इनको। हम देखिए, जहां तक सपा अपना अब अरे हो गई बात, आ गई बात नहीं, अब उनको बोलने दीजिए जी। राजेंद्र जी, आपको इस हल्ला बोल टैक्टिस के लिए माइक बंद करना पड़ेगा, तभी मैं बात कह पाऊंगा। अब वो शांत हो गई हैं। संसद में, जैसे संसद में आज जो म्यूट कर दिया, अच्छा मुझे लगता है नहीं, सच में अब म्यूट कर दी गई वैसे। अरे नहीं, आप शांत रहें, अब उनको बोलने दें, उनका नंबर है, उनकी बारी है। वाजपेयी साहब, आप निर्बाध बोलें, हम सुनेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश में किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है, अपनी पार्टी का अधिवेशन करें, अपनी पार्टी का करें। पर जहां तक नाहिद ने बात किया कि हम चुनाव लड़ने चले जाते हैं, तो क्या अखिलेश जी बंगाल में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने गई है? इसका खुलासा नहीं किया उन्होंने कि चुनाव लड़ने चले जाते। चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 1 सीट मिले, 0 मिले, ना मिले तो। लेकिन क्या अखिलेश जी बंगाल में चुनाव लड़ने गए, ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, जो वो बार बार कहती है कि मैं यहाँ चुनाव जीते, हम वहाँ चुनाव जीते। पिताजी ने थाली में सौंप कर एक सत्ता दे दी थी, उसे लुटा दिया। 17, 19, उसके बाद 22 और 24 लगातार 4 चुनाव हारने के बाद अगर नाहिद लारी को लगता है कि सपा जो है चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो मुझे लगता है इस स्वप्न में जीने के लिए उनको फायदा है और इस स्वप्न के साथ वो लंबा जी सकती हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए चुनाव दर चुनाव होते हैं, जनता जनार्दन है, कहीं जीत मिलती है, कहीं हार मिलती है। जहां हम जीतते हैं वहां ये लोग दोषी बना देते हैं ईवीएम को, जहां ये जीतते बताते हैं जनता ने जिता दिया। ये डबल स्टैंडर्ड जनता समझ चुकी है। आगामी 2024 के चुनाव में जनता नेतृत्व देखेगी, नीति देखेगी, नियत देखेगी और कौन भारत को चला सकता है, जिसने भारत का नाम बढ़ाया, जो भारत का नेतृत्व कर सकता है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, किसकी अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, ये सब चीजें जनता देखकर वोट करेगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों, जात की पार्टियों, हमने कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर की राजनीति की है। हमने किसी के साथ द्वेष नहीं किया, सबके साथ सबका बर्ताव। देखिए भाई, आप चुप रहिए, नाहिद जी आप चुप रहिए। अगर आपको डिबेट करनी है मेरे साथ, नाहिद उनको कुछ देर और दीजिए, कुछ देर और दीजिए, फिर मैं गोविंद पंत राजू जी को चर्चा में लेके आता हूं। हल्ला बोल एक सेकंड, अकाली दल का दामन, देखिए ये हल्ला बोल टैक्टिस ठीक नहीं है। झूठों की पार्टी है बीजेपी। अच्छा नाहिद, ये बोल लीजिएगा, अभी फिर वापस आएंगे आपके पास। नाहिद लारी जी आपके पास वापस आएंगे, आपको फिर से अवसर मिलेगा। 1 मिनट उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। ये सभ्य तरीका नहीं होगा, ये व्यवस्थित तरीका नहीं होगा चर्चा का। अगर एक दूसरे को टोका जाएगा, एक दूसरे की बात को, नहीं, 1 सेकंड में आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा मैं, आपको दोबारा अवसर मिलेगा। वाजपेयी जी, जब तक आप ये हल्ला बोल टैक्टिस बंद नहीं करेंगे, बोले आप बोले, वो शांत हो गई है, बोले। देखिए ऐसा है कि हमने कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर की राजनीति की। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जो जाति धर्म से ऊपर है। हम सरकार जिनके द्वार पहुंची, सरकार ने सुविधाएं पहुंचाई, सरकार ने काम किए, इस आधार पे हम 4 चुनाव जीते, जो शायद नाहिद लारी जी की समझ से बाहर है ना। जो हल्ला बोल टैक्टिस सपा अपनाती है उसको जनता ने दरकिनार कर दिया। जो एक भ्रष्टाचार, एक माफियावाद की राजनीति। ठीक है, अब आ गई बात। गोविंद पंत राजू जी को मैं चर्चा में लेके आता हूं, समय कम है। आ गई वाजपेयी साहब, नाहिद जी 1 सेकंड, गोविंद पंत राजू जी की 1 सेकंड। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। हम गोविंद पंत राजू जी की बात सुनेंगे, सिर्फ गोविंद पंत राजू जी की बात सुनेंगे हम। गोविंद पंत राजू जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नहीं, राजू साहब की बात सुनेंगे। नहीं, राजू साहब, ये जो आरोप है कि समाजवादी पार्टी कोलकाता में अधिवेशन कर रही है, कोलकाता में बैठक कर रही है, इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश में दिक्कत है, और जो समाजवादी पार्टी के मकसद हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, पहले तो ये जो आरोप है कि उत्तर प्रदेश में हालत पतली है, इससे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सम्मेलन किया जा रहा है, तो ये तो बहुत एक तरह से कोई तार्किक आधार नहीं है इस आरोप का, ये बिल्कुल बेतुका आरोप है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, तब भी पश्चिम बंगाल में उनके सम्मेलन हुए हैं, इस तरह के कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं। और पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 3 या 4 बार उनका सम्मेलन हो चुका है, मैंने खुद भागीदारी की है। तो ये पहला जो ये आरोप है कि इसलिए वहाँ गए हैं, उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं।
और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल के तौर पर भी रही है देश में, और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी केंद्र की सत्ता में रही, उसका राष्ट्रीय फलक में पूरा एक बहुत अपना ज़बरदस्त असर रहा। तो ऐसा राजनीतिक दल अगर दूसरे राज्यों में जाकर अपने सम्मेलन करता है तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह की ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में जोश आता है। हालांकि इस तरह के जो समारोह होते हैं, इस तरह के जो कार्यकारिणी की बैठक या इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, इसमें मेल मुलाकात की बात ज़्यादा होती है। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, ये एक तरह की औपचारिकता होती है। जी। और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के न रहने के बाद उनका जो वैक्यूम पैदा हुआ है, और उस पीढ़ी के तमाम बड़े राजनीतिक जो नेता थे उनके न रहने या राजनीति से अलग थलग हो जाने या उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उस तरह के तेवर शायद देखने को नहीं मिलेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब आगरा में एक बार सम्मेलन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसमें आरोप प्रत्यारोप हुए थे, ज़बरदस्त बातें रखी गई थी, जोश भरी बातें थी, एक दूसरे के बातों का प्रतिवाद किया गया था सार्वजनिक मंच से। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस बार की बैठक है वो अखिलेश यादव अपने राजनीतिक कद को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी में। महत्वपूर्ण और बात अगर कही सर, कार्यकर्ताओं को ये दिखेगा कि भाई हमारा पश्चिम बंगाल। जी राजू साहब, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है। राजू सर, आपने बताया कि अखिलेश यादव का राजनीतिक कद बड़ा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या प्राप्त कर सकती है समाजवादी पार्टी? सर, बहुत संक्षेप में। देखिए, जो दूसरा लक्ष्य है समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है, इस तरह के सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता आती है। जो प्रस्ताव होते हैं उनके जरिए और जो कार्यक्रम यहाँ से तय किए जाएंगे उनके जरिए एक तरह की ऊर्जा आती है, कार्यकर्ता अपने को तैयार देखते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से भी इस बैठक के दौरान बातचीत करेंगे, इस सम्मेलन के दौरान। तो मुझे लगता है कि संचार, पार्टी का जो कैडर है उसमें संचार, उसकी ऊर्जा उसमें किसी तरह से भरी जाए, ये इसका दूसरा बड़ा लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, नाहिद, आप कुछ कहना चाह रही थी, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, इसीलिए मैं आपके पास जी नाहिद। राजेंद्र जी हीरो जी कह रहे थे कि बंगाल में समाजवादी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो मैं ये क्लियर बता देना चाहती हूँ कि पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी का तो बड़ा जनाधार है बंगाल में, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन, पूर्ण समर्थन है टीएमसी, दीदी की पार्टी टीएमसी को। तो इसलिए चुनाव लड़ने की तो बात वहां पर है नहीं। अच्छा, ठीक। बात ये कि हम हमेशा से टीएमसी को समर्थन करते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे विधायक है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे विधायक है। और कौन सी सुविधाओं की बात कर रहे थे हीरो वाजपेयी जी? अभी आपका ही चैनल बता रहा था कि सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी अमेठी का आपने दिखाया कि हाथ से और पैर से रगड़ ठीक है, ये एक अलग विषय है। आपने भ्रष्टाचार की बात कर दी। आप जो वाजपेयी साहब, जो ये चार्जेस हैं समाजवादी पार्टी के और नाहिद के, इस पर आपकी लास्ट टिप्पणी, आखिरी कमेंट। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात आ गई, समय कम है। हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव भारी बहुमत से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है, और समाजवादी पार्टी की संख्या 1 या 2 तक रह जाने वाली है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अखिलेश जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, डिंपल जी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये संख्या 75 प्लस होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है 2024 में जनता इनके हल्ला बोल को, इनके घमंड को, इनके परिवारवाद को, इनके भ्रष्टाचार को जवाब देने जा रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राजू साहब, नाहिद लारी खान और हीरो वाजपेयी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबकी बात आ गई है। शाम के 4 बजे का वक्त है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू ने बताया कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिलेश यादव के राजनीतिक कद को थोड़ा और बढ़ा सकती है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।